सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवन फील्ड केस की समाअत में पेश हुई, जहां जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत की। मरियम नवाज ने रोस्टरम पर आकर बताया कि उनके वकील अमजद परवेज एडवोकेट ने बीमारी के बाइस केस में मजीद वकालत से माजरत कर ली है। नया वकील मुकर्रर करने के लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने मरियम नवाज को होने वाली सजा के खिलाफ अपील में वकील तब्दील करने की मोहलत देते हुए 23 सितंबर तक समाअत मुलतवी कर दी। समाअत के दौरान मरियम नवाज का कहना था कि उनके खिलाफ मुकदमा इंतकाम पर मबनी है। एवन फील्ड रेफरेंस में तमाम सवालात का जवाब दिए बगैर अपील आगे नहीं बढ़नी चाहिए। मरियम नवाज ने अदालत में कहा कि मेरिट पर केस सुनने से पहले एक दरख्वास्त देना चाहती हूँ। मेरी दरख्वास्त पूरा कच्चा चट्ठा खोल देगी। पता चल जाएगा कि केस क्यों बनाया और पीछे कौन था। मरियम नवाज ने दरख्वास्त दायर करने के लिए अदालत से 1 माह का वक्त मांगा, जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं, आप जो मर्जी पिटीशन दायर करें, आपका इख्तियार है, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। मरियम नवाज नैब केसेस को अपने खिलाफ इंतकाम करार दे रही हैं। केस किसने और क्यों बनाए, कच्चा छट्टा खोलने की बात कर रही हैं। कुछ ऐसी ही बात नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल भी कर चुके हैं कि इंतकाम की आग बुझाने के लिए झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं, लेकिन नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी रेफरेंस में शरीक मुलजिम आसिफ शेख के वादा मुआफ गवाह बनने के बाद अब एहसन इकबाल की मुश्किलात में इजाफा भी हो सकता है। आसिफ शेख नून लीग के दौरे हुकूमत में वजारत प्लानिंग में तैनात रहे हैं और चेयरमैन नैब ने आसिफ शेख के वादा मुआफ गवाह बनने की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। इन तमाम मामलों पर गुफ्तगू करते हैं। एहसन इकबाल साहब सेक्रेटरी जनरल हैं नून लीग के, सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले ये जो नारोवाल केस इस वक्त चल रहा है, इसका रेफरेंस फिर अब आसिफ शेख साहब वादा माफ गवाह बन गए, इसके बाद ये किस हद तक असरअंदाज इस केस के नतीजे पर हो सकते हैं? कुछ मुश्किलात आपके लिए बढ़ सकती हैं इसमें एहसन साहब? ये नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी जो है, ये जब भी तारीख लिखी जाएगी तो इस एहतसाब की तारीख में एक लतीफ़े के तौर पे याद रखा जाएगा। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी में मेरे पे कोई बदउनवानी का इल्ज़ाम नहीं है कि खुदा ना खास्ता मैंने कोई कमीशन लिया है, मैंने कोई किकबैक ली है, मैंने कोई ज़ाती फ़ायदा उठाया है। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी में मेरे पे मदरजा झैल इल्ज़ामात हैं। पहला इल्ज़ाम ये है कि आपने नारोवाल के अंदर इस मंसूबे की फंडिंग क्यों की। वो फंडिंग ये की गई कि ये मंसूबा मेरे से पिछली हुकूमत में मंजूर था और अधूरा था। हमने जहां दर्जनों अधूरे मंसूबे मुकम्मल किए, इसको भी मुकम्मल किया। दूसरा इल्ज़ाम ये है कि आपने सूबाई हुकूमत का जो शोबा है, जो खेलों का डिवॉल्व सब्जेक्ट है, उसमें इस मंसूबे की फंडिंग क्यों की। तो ये एक बिल्कुल बेमानी बात है, क्योंकि आर्टिकल 164 कॉन्स्टिट्यूशन का वाज़े तौर पे कहता है कि वफाकी हुकूमत किसी भी शोबे में और किसी भी इलाके में फंडिंग कर सकती है। और यही वजह है कि मौजूदा हुकूमत सूबे के शोबे तो छोड़ें, बल्दियाती सड़कों, गलियों, नालियों के मंसूबे वफाकी बजट से बना रही है, तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये चाहे पूरी वजारतों को ला के, अब एक सरकारी मुलाजिम जो है उसकी लिमिटेशन होती है। वो कहाँ से, अब आप नैब में एक वकील लेने जाएँ, वो लाखों रुपए फीस मांगता है। अब ये बेचारे आम सरकारी मुलाजिम हैं जिन्होंने दयानतदारी से अपना काम किया हुआ है। अब आप सिर्फ एक सियासतदान को जो अपोजिशन में फंसाने के लिए 7, 15, 20 जो है सरकारी मुलाजमों के गिर्द भी फंदा लगा देते हैं, वो कहाँ से बेचारे उस प्रेशर को दबाव करें। अब हर किसी को बुला के कहते हैं कि ये तुम्हारा अरेस्ट वारंट है, या इसके मुताबिक गिरफ्तार हो जाओ, या ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है इस पर दस्तखत कर दो। वो बेचारा 17, 18, 19 ग्रेड का सरकारी अफसर, उसकी क्या मजाल है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि नैब ने पाकिस्तान की इंतजामी मशीनरी को तबाह बर्बाद कर दिया। आज किसी वजारत में, अब ये मैं नहीं कह रहा, इस हुकूमत के वजीर खजाना कह रहे हैं, इस हुकूमत के वजीर प्लानिंग कह रहे हैं कि कोई अफसर किसी दफ्तर में किसी फाइल पे दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है। तो लिहाजा ये भुगते हुकूमत। सही। तो ऐसे तो ये आसिफ शेख साहब प्लानिंग में तैनात रहे हैं, ज़ाहिर है जब ये पूरी आपने फंडिंग करवाई, इसमें इनका बड़ा अहम किरदार होगा। ये आप क्या समझते हैं कि ये नैब के ज़रिए असर आ गए, इनका क्या किरदार इस पूरे केस में रहा है?
देखिए ना, जो मैंने आपको कहा कि ये तो रिटायर्ड थे, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मुलाजिम है, लेकिन कोई भी सरकारी अफसर उसे आप अगर नैब के मुकदमे में फंसाएंगे, वो बेचारा कहाँ से वकीलों की फीसें भरेगा? वो कहाँ से उस पूरे अजियत से गुजरेगा कि हर हफ्ते 10 दिन के बाद पेशी है, वहाँ पे हाजिर हो, अगर आप नहीं होगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो जो सरकारी मुलाजिम है वो तो इस वजह से अपना डरते हैं और वो चाहते हैं कि अपनी जान छुड़ाएं, जो मर्जी लिखना लिखाना उनसे लें और उनकी जान छोड़ें। तो ये एक मुल्क के अंदर तो इस वक्त नैब गर्दी है जो चल रही है, और इसने इंतजामी इंतशार इनारकी पैदा कर दी है पाकिस्तान में। और ये बात मैंने जब हमारी हुकूमत के आखिरी दिन थे तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आला सतही इजलास में एक ताकतवर शख्सियत को कहा था कि हमारी हुकूमत का तो नैब और सुप्रीम कोर्ट के जरिए बंदोबस्त कर दिया आपने, लेकिन मेरी बात नोट फरमा लें कि अब इसके बाद पाकिस्तान में कोई हुकूमत काम नहीं कर सकेगी, क्योंकि इतनी इंतजामी तौर पे लोगों में बददिली फैल गई है, अदम तहफ़्फ़ुज़ हो गया है कि कोई अफसर किसी किस्म का फैसले की ना ओनरशिप लेगा, ना उसकी जिम्मेदारी कबूल करेगा। फाइल फाइल खेला जाएगा, कमेटी कमेटी खेला जाएगा, और पाकिस्तान में अब डिसीजन मेकिंग नाम की चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और आज आप देखिए 3 साल के बाद वो इतनी बात दुरुस्त साबित हुई है कि खुद हुकूमत के वजीर चीख रहे हैं कि हम क्या करें, किसी जगह कोई फैसला ही नहीं होता। तो ऐसा साहब, इस वक्त आपको और नून लीग को खासतौर पर ये क्यों लग रहा है कि अब ये हुकूमत चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देने जा रही है? ये तो ज़ाहिर है एक इंतज़ामी ओहदा है, 3 साल बाद प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ द अपोजिशन ने आपस में बैठना है, कंसल्टेशन के साथ किसी और को चेयरमैन नैब लगाना है, तो फिर ये आपको खदशात क्यों है? कहीं से कोई क्लू ऐसा आपको ऐसा मिला, हुकूमत की इंटेंशन आपको लग रही है एक्सटेंशन देने की? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि चेयरमैन नैब के मुद्दत ख़त्म होने में तकरीबन 1 माह या उससे थोड़ा कम अब अरसा रह गया है। अगर हुकूमत संजीदा होती, उन्हें मालूम था कि इनकी गालबन 8 अक्टूबर को मुद्दत ख़त्म हो रही है, तो 3 माह पहले लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ जो आइन में तरीक़ेकार दर्ज है उसके मुताबिक वो कंसल्टेशन शुरू करती। हुकूमत ने किसी किस्म की कोई कंसल्टेशन नहीं की, जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि इससे पहले जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं उनके लिए भी एक ऑर्डिनेंस जारी करके, जिसकी कानून में कोई गुंजाइश नहीं थी, एक इम्तियाजी कानून बनाया गया और उनको एक्सटेंशन दी गई। तो ये हुकूमत तो अपनी पसंद के अपने लिए टेलर मेड कानून बनाती है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल आपने इंतखाबी इस्लाहात में देख ली है कि जहाँ पर सिर्फ इमरान खान के प्यारों को एनआरओ देने के लिए कानून डाले गए थे, और वो भी 3 साल पिछली तारीखों के अंदर, कि जो नाहल होते हैं उनको बचाने के लिए डाले गए और ऑर्डिनेंस के जरिए बुलडोज करके कानून बनाए गए। तो इसी तरह अगर ये जंगल राज में इस तरह का मजीद कोई ये इकदाम उठाते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जो हम गुमान नहीं कर सकते। तो ऐसा साहब, अगर ये कंसल्टेशन चलें, अब भी इसका आगाज़ होता है, हुकूमत अगर करती है, तो कुछ नाम आप लोगों ने खुद सोचे हुए हैं? शहबाज साहब के माइंड में हैं कोई 2-3 नाम जो फिर रखने हैं वज़ीर आज़म के सामने? देखिए, बिल्कुल इस मुल्क के अंदर ऐसे लोग हैं जो आ रहे हैं, जिनकी रेपुटेशन पे, जिनके सर्विस रिकॉर्ड पे लोगों का एतमाद है, और वो एक गैर जानिबदार अंदाज में एहतसाब के अमल को आगे ले जा सकते हैं। लेकिन मुसीबत ये है कि हुकूमत को ऐसे शख्स की ज़रूरत नहीं है। जो इस वक्त लोग देख रहे हैं कि अब आपने देखा है कि जो कहा जाता है मौजूदा चेयरमैन नैब के हवाले से कि हुकूमत उन्हें ब्लैकमेल कर रही है, और वो भी उनके बिल्कुल अहकामात के ऊपर जैसे एक रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होते हैं। आपने देखा कि कितनी उन्होंने भड़क मारी थी कि जी हम अब हुकूमत पे भी हाथ डालेंगे, हवाओं का रुख बदलेगा और ये होगा और वो होगा। तो आपने देखा कि ये हवाएं सिर्फ ऑपोजिशन की तरफ चलती हैं। जब भी ऑपोजिशन की कोई एक्टिविटी शुरू होती है, हुकूमत के वज़रा पहले बयानात देते हैं कि अब ये नैब की गिरफ्त में आने वाले हैं, उसके बाद नैब सरगर्म हो जाता है और फिर ऑपोजिशन के लोगों को बुलावे इशू हो जाते हैं। अभी फिर इन्होंने ऑपोजिशन के लोगों को मजीद कॉल अप नोटिस जारी कर दिए हैं। लेकिन असल साहब, ये जो रिकवरी इस वक्त नैब अपने क्रेडिट पर ले रही है, ये हुकूमत भी उसका क्रेडिट लेती है। ये 550 अरब रुपए इस वक्त ये रिकवर कर चुके हैं। माजी के 18 साल में इसके आधे भी रिकवर नहीं हुए थे। मैं आपको ये अर्ज करूं कि हम कौमी असेंबली के अंदर हर साल बजट डिबेट करते हैं और बजट की मंजूरी देते हैं। मुझे आप पिछले 3 सालों में किसी बजट डॉक्यूमेंट में बता दीजिए 550 अरब तो दूर की बात है, 5 अरब रुपए की आमदनी भी नैब की तरफ से सरकारी खजाने में शो की गई हो। उल्टा ये कि नैब जो है हर साल बजट से 4-5 अरब रुपए की ग्रांट ले जाती है।
हुकूमत पाकिस्तान से ये पैसा लेते हैं। और अभी तक तो जो ब्रॉड शीट के ऊपर इन्होंने अरबों रुपए का मुल्क का नुकसान किया, उसका कोई हिसाब नहीं हो सका कि वो कौन उसका जिम्मेदार है। तो ये 550 अरब पता नहीं किसी के ख्याल में है, किसी के ख्वाब में है। हमने बजट के डॉक्यूमेंट्स में तो ये 550 अरब रुपए की एंट्री हुकूमत के खजाने में आते हुए नहीं देखी। वो उनकी इमेजिनेशन है कि जिसको वो कोई फिगर तकरीर में बोल देते हैं। अगर हुकूमत के खजाने में पिछले 3 सालों में 550 अरब रुपए जमा हुए होते तो हुकूमत के रेवेन्यूज की इतनी टाइट पोजीशन ना होती। सर चलें ऐसा साहब, ये नैब में तब्दीली होती है नहीं होती है तो ज़ाहिर है 1 महीने में पता चल ही जाएगा। ये पंजाब में आईजी की जो बार बार तब्दीली होती है, 7वां आईजी तब्दील हुआ, राव सरदार साहब को ये जिम्मेदारी दी गई है, ये इसकी क्या वजह है? ये हुकूमत पंजाब आईजी को कोई टास्क देती है, वो टास्क मुकर्रर मुद्दत में वो पूरा नहीं कर पाते। हमने कल राना तनवीर साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में, उन्होंने बताया कि शहबाज साहब बड़ी रिफॉर्म्स लेकर आए थे पुलिस में, नीचे की नफरी और एसएचओ और थाने का अमला तो वही होगा, उसको तो इस हुकूमत ने नहीं तब्दील किया, फिर वो नताइज क्यों नहीं डिलीवर कर पा रही पुलिस? असल बात यह है कि आपको हुक्मरानी का अंदाज आना चाहिए। गवर्नेंस के कुछ असूल होते हैं। आप मुझे बताइए कि जब 2-2, 3-3 महीने के बाद आप अफसरों को तबादला करेंगे तो कौन से अफसर में सिक्योरिटी ऑफ जॉब का तस्वर होगा? कौन सा अफसर जो है वो किसी निज़ाम को ठीक कर सकेगा? 1 से 3 महीने तो आपको किसी भी नई जॉब पे जाके उसके तकाजे, उसका सिस्टम समझने में लगते हैं। जो ही वो ऑफिसर सेटल होता है उसको आप अप्रूव कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि इनका जो पैमाना है वो ये अफसरों से नताइज मांगते हैं जो आउट ऑफ मेरिट हों। ये अपने लोगों को खुश करने के लिए हर नाजायज फरमाइश अफसरों से करते हैं, और जब अफसर इनके नाजायज काम नहीं कर सकते तो ये उनको निकाल देते हैं। इससे क्या हो रहा है कि अफसरों के अंदर मजीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा है, डिमोरलाइजेशन हो रही है। और अब बहुत सारे मैं अच्छे अफसरों को जानता हूं जो इस हुकूमत के साथ किसी फील्ड पोजीशन में आने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम इनके नाजायज काम नहीं करेंगे, ये फिर हमें रुसवा करेंगे, उठा के अचानक यकलख ट्रांसफर कर देंगे। तो बेहतर है कि आप कहीं सेक्रेटेरिएट में जॉब कर लें, कहीं साइट के ऊपर हैं जहाँ पे कुछ परमानेंस हो। तो ये हुकूमत तो एक डिजास्टर है कि एक इमरान खान और उस्मान बुज़दार को हुक्मरानी सिखाने के लिए पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा पंजाब है उसको दाव पे लगा दिया, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की तबाही कर दी है, एनार्की कर दी है, जिसका नतीजा ये है कि तमाम इंतजामी निज़ाम जो है वो तहस नहस हो चुका है। लेकिन ऐसा सब ज़ाहिर है इस हुकूमत को घर भेजने का मौका भी आपको मिला था जब पीडीएम मुत्तहिद थी, पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद की तजवीज़ भी पेश की, फिर नून लीग ही आप ही लोग इस बात पर नहीं मान रहे थे कि उस्मान बुज़दार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई जाए, पंजाब हुकूमत को गिराया जाए। पीपल्स पार्टी आप पर इल्ज़ाम लगाती है कि अगर ये अपनी मुद्दत पूरी करती है पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत तो इसमें नून लीग का किरदार सबसे अहम होगा। देखिए, इस वक्त पंजाब के अंदर कम अज़ कम 20 MPs का फ़र्क है हुकूमत और अपोजिशन का। पीपल्स पार्टी के पास सिर्फ 6 MPs हैं। आप मुझे बताइए कि 6 MPs के साथ कैसे अदम एतमाद हो सकती है? और अगर एक नाकाम या किसी नंबर्स के बगैर आप अदम एतमाद लाएं और वो डिफीट हो जाए तो उससे हुकूमत को एक नई ताकत का टीका लग जाता है। तो कोई ऐसी चीज कि जो नापायदार शाख के ऊपर आप आशियाना बनाने की कोशिश करें वो देरपा नहीं होती, वो उल्टा नुकसान कर देती है। तो इसलिए हमने पीपल्स पार्टी से कई दफा कहा है कि अगर आपके पास कोई नो कॉन्फिडेंस का ऐसा फॉर्मूला है तो पहले बताएं तो सही ना वो कौन से लोग हैं। जो जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप था उसमें तो आपने देखा कि लोग झड़ रहे हैं, वो तो कहते हैं कि हम पीटीआई के साथ हैं, गलती हो गई, वो तो पायदार नहीं साबित हो रहे। तो कहां से आप वो 20 नंबर लेकर आएंगे जो फर्क है? और फिर पाकिस्तान में जब भी नो कॉन्फिडेंस होती है, हुकूमत के पास वसाइल होते हैं, वो खजाना खोलती है, वो लोगों पे दबाव डालती है, उसके पास एजेंसीज होती हैं। तो आज तक पाकिस्तान में हमने नहीं देखा कि कोई नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाब हुई हो रियासत के खिलाफ, जहाँ रियासती इदारे। लेकिन ऐसा अब कुछ अरसे पहले आप लोग भी पूरी ऑपोजिशन एक क्लेम करती रही कि हुकूमत के बहुत सारे लोग खुद हुकूमत से ही परेशान हैं और बस वो मौके की तलाश में हैं। तो फिर उस वक्त तो फिर पीपल्स पार्टी का ये दावा किसी हद तक सही दिखाई देता है। यूसुफ रजा गिलानी को भी आप लोग सेनेट में जितवाने में कामयाब हो गए थे, तो वो एक मिसाल भी सबके सामने मौजूद है। उसके बाद फिर जब यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट की सीट जीतने में कामयाब हो गए, उसके बाद चेयरमैन सेनेट के ऊपर क्या हुआ, वाइस चेयरमैन सेनेट के ऊपर क्या हुआ? क्या वो अक्सरियत जो अपोजिशन के मेंबरान की थी वो अपने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को कामयाब करा सकी? नहीं करा सकी। वो फिर वही हॉर्स ट्रेडिंग हुई, वहाँ पे खरीदो फरोख्त की गई। तो
तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कहना आसान है, करना मुश्किल है। लिहाजा एक रास्ता था इस हुकूमत से निजात का कि अगर 26 मार्च को लॉन्ग मार्च के बाद सारी की सारी अपोजिशन मुस्ताफ़ी हो जाती, तो फिर कोई और रास्ता नहीं था सवाए नए आम इंतखाबात के। ज़िमनी इलेक्शन 400 सीटों पे नहीं हो सकते, लेकिन उस वक्त पीपल्स पार्टी ने हमारा साथ नहीं दिया। ये उनका हक है, उनकी अपनी सियासत है। लेकिन अगर सारी अपोजिशन मिलकर उस वक्त इस हुकूमत पे इस्तीफे दे के एक फैसला कुन हमला करती, तो उससे हम कामयाब हो सकते थे। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। सही। अब ऐसा वो टाइम तो गुजर गया। अब इस वक्त फिर पीडीएम का मकसद ये क्या है? कराची में आपने जलसा किया, आगे एक और प्लान दे दिया, बिलावल साहब सिंध के बाद अब पंजाब में पहुंच चुके हैं। अब ये अपोजिशन अलग अलग होकर, ज़ाहिर नून लीग और पीपल्स पार्टी दो बड़ी जमातें हैं, अलग अलग अपोजिशन करके आप लोग क्या मकसद हासिल करना चाह रहे हैं, या सिर्फ ये इलेक्शन की तैयारी हो रही है, बस वक्त गुजारना है? देखिए, जो जमहूरियत है इसके अंदर बुनियादी किरदार पब्लिक ओपिनियन का होता है। जब आप पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइजेशन और फॉर्मेशन करते हैं तो उससे फिर आपको सियासी ताकत मिलती है, उसी से सियासी रास्ते निकलते हैं। जब पीडीएम ने अपनी 6 माह तहरीक चलाई, आपने देखा कि उसके बाद पै दर पे हमें 10 इंतखाबी जो मार्के हुए उसमें कामयाब। तो पीडीएम जो अब फिर अवामी राब्ता मुहिम शुरू कर रही है, उससे पाकिस्तान के अवाम के पास अपना केस लेकर जाएगी। इस वक्त लोग दुखे हुए हैं, महंगाई ने का तेल निकाल दिया है, उनकी चीखें निकाल दी हैं, जिंदा दरगोर हो गए हैं। अमीर लोग जो हैं अमीर तर हो रहे हैं और जो गरीब हैं वो गरीब तर होते जा रहे हैं। अभी ये जो 2 माह के अंदर 13 रुपए की डिवैल्यूएशन हुई है, इसमें चंद बड़े बड़े डॉलर माफिया लोगों ने तो यहाँ पे बड़े पैसे बना लिए होंगे जिनको इस डिवैल्यूएशन का पता था। लेकिन आम आदमी के लिए तो ये एक महंगाई की नई सुनामी लाएगी, जिससे आप देखेंगे अगले 6 माह के अंदर लोगों की क्या हालत होगी। हर चीज कई गुना और बढ़ जाएगी क्योंकि हर चीज इंपोर्ट होती है। तो इस वक्त ज़रूरी है कि हम आवाम की जो मुश्किलात हैं, जो मसाइल हैं, और उसके ऊपर हमारा जो मौक़िफ़ है वो आवाम के पास लेके जाएं। उससे आवाम की ताकत के साथ इस हुकूमत पे दबाव भी बढ़ाएं, और फिर अगर ये हुकूमत क़ब्ल वक्त इंतखाबात कराने की कोशिश करती है तो उसके लिए हम ऑफ गार्ड ना पकड़े जाएं, हम तैयार हों उसके लिए। तो ऐसा साहब, अभी मौलाना साहब ने कराची जलसे में लॉन्ग मार्च करने का भी ऐलान किया, क्योंकि कोई टाइम, कोई वक्त, कोई दिन उन्होंने नहीं उस दौरान बताया। तो वाकई ये सीरियस ऑप्शन है लॉन्ग मार्च, इस पर पीडीएम सोच रही है? और फिर उस लॉन्ग मार्च में जैसे पहले प्लान था इस्तीफों के साथ लॉन्ग मार्च करने का, तो वैसे ही अमल होगा उस पर? देखिए, इसका इन्हिसार उस मोबिलाइजेशन के ऊपर है। अगर स्ट्रीट मोबिलाइजेशन उस सतह पे चली गई जो हम चाहते हैं और अवाम उसमें शरीक हुए, तो उसको फिर उसकी रोशनी में हतमी तारीख का फैसला किया जाएगा। लेकिन अभी पहले मरहले के अंदर हम चारों मुल्क के सूबों में जाके राब्ता अवाम मुहिम में अवाम के सामने अपना मुकदमा रखेंगे, इस हुकूमत की नाकामियों को उजागर करेंगे, और इसी पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन से इंशाअल्लाह ताला वो लॉन्ग मार्च जो कि हुकूमत के लिए एक डरावना ख्वाब है वो भी अमल में आएगा। और ऐसा ज़रा इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स पर इस वक्त ये हुकूमत बयानात की हद तक तो हमें कुछ संजीदा दिखाई दे रही है। मशीन्स का डेमो भी हुआ, कुछ टीवी प्रोग्राम्स में भी उस मशीन को लेकर जाया गया। तो वो मशीन आपने देखी, उस पर एतराज़ात नून लीग को क्या हैं, क्यों आप लोग उस मशीन को नाफिज होने से रोक रहे हैं? उससे शफाफियत नहीं आ सकती इलेक्शन में, आपको लगता है? देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है पूरी दुनिया के अंदर ये मुस्तरद हो गई है। हत्ता ये कि जर्मनी, आयरलैंड, अमेरिका, बड़े बड़ी जो जमहूरियत हैं जिनके पास हमसे ज़्यादा पैसा है, उनका वक्त हमसे ज़्यादा कीमती है, लेकिन उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट जो जर्मनी किया उसने तफसीली फैसले में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आप सिक्योरिटी ऑफ बैलेट को यकीनी नहीं बना सकते। इसमें इस बात का भी एहतमाल है कि ये टेम्पर हो सकती है, इसमें इस बात का भी एहतमाल है कि जो वोटर आइडेंटिटी है वो सीक्रेट नहीं रह सकती। तो लिहाजा उन्होंने इसको मतरूक कर दिया है। भारत के अंदर जो मिसाल दी जाती है कि वहाँ ईवीएम चलती है, भारत का और हमारा मसला बहुत मुख्तलिफ है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन मुतारिफ होने से पहले वहाँ के इलेक्शन के निज़ाम और इलेक्शन कमीशन पे अवाम का एतमाद बन चुका था, और वहाँ पे रियासत गैर जानिबदार है। हमारे यहाँ तो अलमिया ये है कि जो रियासती मशीन है उसके ऊपर एतमाद नहीं है कि वो गैर जानिबदार है, उसी के ज़रिए धांधली होती है। अब आप मुझे बताइए कि ये 3.5 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें किसके कब्जे में होंगी? ये रियासती मशीन के कब्जे में होंगी। तो क्या मुमकिन नहीं है कि इनमें से
10-20 हज़ार के अंदर जो है आप चिप बदल दें, उन्हें टेम्पर कर दें और वो आपको आपकी पसंद के नताइज चंद सेकंडों में निकाल कर दे दे। पूरी दुनिया में कंप्यूटर माहिरीन ने कहा है आज भी जो सिक्योरेस्ट बैलेट है वो पेपर बैलेट है। तो फिर दूसरी बात यह है कि जो हुकूमत की बेताबी है वो इस बात को अयां करती है कि दाल में कुछ काला है, क्योंकि ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। अगर हुकूमत वाकई संजीदा थी तो वो इलेक्शन कमीशन को कहती कि जनाब आप इसको बनाएं, देखें अगर ये ठीक है तो आप इसको लागू करें। लेकिन जो हुकूमत जिस तरह से डंडा पकड़ के इसको इम्पोज करना चाहती है, इलेक्शन कमीशन को भी बुलडोज करना चाहती है, ऑपोजिशन को भी बुलडोज करना चाहती है, उससे तो साफ अयां है कि हुकूमत इससे कोई काम लेना चाहती है और ये इलेक्ट्रॉनिक धांधली की मशीनें बनाकर उससे 2023 या 22 में इलेक्शन को दोबारा चुराने में दिलचस्पी रखती है। और इसीलिए जब तक इसमें तमाम जमातों के खदशात एड्रेस नहीं होंगे, देखिए अगर हुकूमत इसे एक तरफा लगाएगी तो अगला इलेक्शन होने से पहले ही मुतनाज़ा हो जाएगा, लेजिटिमेसी क्राइसिस का शिकार हो जाएगा। क्या पाकिस्तान एक और मुतनाज़ा इलेक्शन का मुतहम्मिल हो सकता है? नहीं। हमने भी इंतखाबी इस्लाहात की थी 2017 में, लेकिन इत्तफाक राय से की थी, उसमें पीटीआई भी शामिल थी। तो आप इंतखाबात में हुकूमत अकेला फरीक नहीं होती, इंतखाबात में वो तमाम जमातें जो इलेक्शन में हिस्सा लेती हैं वो स्टेक होल्डर होती हैं और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो इलेक्शन कमीशन है जिसकी आईनी जिम्मेदारी है। तो ऐसे तो आप कह रहे हैं कि एकतरफा तौर पर हुकूमत इस वक्त इसको लगाने की कोशिश कर रही है। हुकूमत ने तो प्राइम मिनिस्टर ने खुद बजट की क्लोजिंग स्पीच में अपोजिशन को दावत दी थी कि आप अपनी तजावीज़ लेकर आएँ, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बात करें। अभी इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के लिए जब प्राइम मिनिस्टर ने खत लिखा तो उसमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बात करने की दावत नहीं दी शहबाज शरीफ साहब को? देखिए, जहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो हुकूमत का मैंडेट ही नहीं है, तो हम हुकूमत से बात नहीं कर सकते। हमने खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि वो तमाम पार्टीज को बुलाए, उनके साथ कंसल्टेशन करे और इसके ऊपर वो कौम की रहनुमाई करे कि ये फीजेबल है या नहीं है। और सेनेट की कमेटी में जो इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं, उसके बाद तो ये चीज़ तकरीबन तय हो गई है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज़ नॉट एन ऑप्शन। अच्छा, अब जो इंतखाबी इस्लाहात हैं जो हुकूमत लेकर आना चाहती है, जैसे मैंने कहा कि वो तो इस नौइयत की हैं कि अपने फैसल वार्डे को कोई एनआरओ मिल रहा है, फिर वोटर्स लिस्ट उठा के इलेक्शन कमीशन से वजारत दाखिला के हवाले कर दी है। मकसद ये है कि हुकूमत जिसका चाहे वोट बना दे, जिसका चाहे वोट निकाल दे। कल को आप इलेक्शन में वोट डालने जाएंगे, पता चलेगा जी आपको तो यहाँ वोट ही नहीं है, या आपका वोट यहाँ से कोई 400 मील दूर किसी पोलिंग स्टेशन में जा चुका है चूंकि वो वजारत दाखिला ने हेराफेरी कर दी है। तो ये काम तो इसलिए इलेक्शन कमीशन का है आइन में कि वो वोटर्स लिस्ट को बनाए और उनको शफाफ तरीके से बनाए। हुकूमत ने इस तरमीम के जरिए कोशिश की है कि उसे भी उठा के वजारत दाखिला के मतहत कर दिए जाए। तो अगर इनको आप इंतखाबी इस्लाहात कहते हैं तो ये तो धांधली के फार्मूले हैं, ये इंतखाबी इस्लाहात नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान इकबाल साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी मौजूद थे और गुफ्तगू कर रहे थे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, और बड़ा वाज़ेह उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत से बात नहीं करेंगे क्योंकि ये हुकूमत का मैंडेट ही नहीं है बल्कि इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है और इलेक्शन कमीशन को इस हुकूमत को मजबूत करना पड़ेगा अगर वो वाकई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाना चाहती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत इलेक्शन में धांधली को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को साफ और शफाफ इलेक्शन का जरिया बताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईवीएम से ऐसे इलेक्शन होंगे जिसकी शफाफियत पर किसी को एतराज़ नहीं होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत की बनाई हुई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर 37 एतराज़ात उठाकर इलेक्शन में ईवीएम के इस्तेमाल को ही मुस्तरद कर दिया है और एतराज़नी तफसीली रिपोर्ट सेनेट की कायमा कमेटी को जमा करवा दी गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए आइन के मुताबिक आज़ादाना, शफाफ और काबिल एतमाद इंतखाबात नहीं हो सकते। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन धांधली को नहीं रोक सकती। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हैक हो सकती है। मशीन को बासानी टेम्पर भी किया जा सकता है। ईवीएम का सॉफ्टवेयर भी आसानी से बदला जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शन फ्रॉड को भी नहीं रोक सकती। रियासती इख्तियारात का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इससे न बैलेट भरने न वोट की खरीदो फरोख्त को रोका जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोट की और न वोट डालने वालों की कोई सीक्रेसी नहीं है।
आइंदा होने वाले आम इंतखाबात से पहले टेस्टिंग का वक्त भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बैलेट पेपर की मुनासिब राजदारी नहीं रहेगी। ईवीएम किसकी तहवील में रहेगी, इस बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा। ईवीएम के इस्तेमाल से कम से कम खर्चा 150 अरब रुपए आएगा। कसीर रकम खर्च करने के बावजूद भी इलेक्शन की शफाफियत और साख मशकूक ही रहेगी। वेयर हाउस और ट्रांसपोर्टेशन में मशीनों के सॉफ्टवेयर तब्दील किए जा सकते हैं। इतनी ज़्यादा मशीनों से एक रोज़ में इंतखाबात करवाना मुमकिन नहीं होगा। मुल्क भर में मशीन का टेस्ट ट्रायल, अवाम और अमले को मशीनों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग देना भी मुमकिन नहीं होगा। ईवीएम पर स्टेक होल्डर्स के दरमियान इत्तेफाक राय मौजूद नहीं है। ऐन वक्त पर अदालती हुक्म से बैलेट में तब्दीली हो जाती है, उस वक्त मुश्किल पेश आएगी। ईवीएम से नताइज में ताखीर भी हो सकती है। मशीनों की किसी वजह से मुरम्मत इंतखाबात में धांधली का बाइस भी बन सकती है। इलेक्शन कमीशन ने मजीद कहा कि कैसे यकीन कर लें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईमानदाराना है। अब इन तमाम सवालात के जवाब आज शिबली फराज वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी ने दिए और उन्होंने ये बताया कि जो 37 एतराज़ात इलेक्शन कमीशन की जानिब से उठाए गए हैं, उनमें से 27 एतराज़ात तो इलेक्शन कमीशन की अपनी कैपेसिटी से मुताल्लिक हैं, वो साइंस और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक नहीं है, इस मशीन से मुताल्लिक नहीं है। उन्होंने क्या कहा, ज़रा ये देख लीजिए। टेक्नोलॉजी की मुखालिफत वो ही लोग कर रहे हैं जिनके के मफादात शफाफियत और एक क्रेडिबल इलेक्शन के उनके फायदे में नहीं जाता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कुछ 37 नुकात की अपने गुजारिशात कह लें वो उन्होंने जमा कराई हैं। उन 37 पॉइंट्स को अगर आप देखें तो उसमें से 27 ऐसे नुकात हैं जो कि जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से या टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये उनकी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कैपेसिटी के बारे में है कि आया वो ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जो एतराज़ात इलेक्शन कमीशन की जानिब से उठाए गए उससे मुतालिक भी शिबली फराज साहब ये कह रहे हैं कि ये एतराज़ात इलेक्शन कमीशन के हम दूर नहीं कर सकते, बल्कि खुद इलेक्शन कमीशन ने दूर करना है। हमारा काम सिर्फ कानून साजी है और तमाम इदारे कानून के ताबे हैं। इस बारे में उन्होंने क्या कहा, ज़रा ये भी सुन लें। फिर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस बारे में मजीद गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले सुनिए शिबली फराज साहब ने इस बारे में क्या कहा है। बुनियादी तौर पे रह जाते हैं ये 27 पॉइंट जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देखना है कि वो इससे किस तरह नबूरदाज़मा हो सकता है। वो हमारा काम नहीं है। हमारे हुकूमत का काम है कानून साजी करना। पार्लियामेंट कानून साजी करेगी और कानून के नीचे सब ताबे हैं, इसमें कोई शक या कोई इबाम नहीं है और ना होना चाहिए। तो कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। कायरा साहब, शिबली फराज साहब ये बता रहे हैं कि 27 एतराज़ात इन 37 में से ऐसे हैं जो कि इलेक्शन कमीशन की अपनी कैपेसिटी पर हैं, उनकी अपनी सलाहियत पर हैं कि वो ये काम कर ही नहीं सकते। तो ये मामला इलेक्शन कमीशन की एबिलिटी और उनकी कैपेबिलिटी का है या फिर ये वाकई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बुनियादी नुक्ता है? देखिए, गुजारिश यह है कि ये जो हुकूमत इस वक्त मुसलसल ईवीएम और इन्होंने कोई गिदड़ सिंगी पकड़ लिया कि पता नहीं क्या चीज इजाद कर ली है। ये 2010 में पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इस पर बड़ी डिटेल स्ट्रेटजी की। हमने अपने दौर में 2010 में इलेक्टोरल रिफॉर्म में इलेक्शन कमीशन को एम्पावर किया, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी, इलेक्टोरल लिस्टों को आईडी कार्ड का इंदराज किया, तस्वीर लगा के लिस्टें शाया की ताकि शफाफियत हो सके। उसके बाद 2017 में मियां साहब ने भी की। तो उस वक्त भी बाकायदा सारी तफसीली मुआयने के बाद ईवीएम का बाकायदा प्रोटोटाइप भी बना, उसका टेस्ट भी कराया गया, सैंपल टेस्टिंग भी हुई। अब ये इनका एक मसला है पीटीआई की हुकूमत का कि ये झूठ बोलते हैं और इतने जोर से बोलते हैं कि लोगों को शक पड़ जाता है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये नया कर रहे हैं। और फिर इसमें वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सिर्फ एक मशीन बना ली है, उसमें उसको इस्तेमाल नहीं कराना, उसका ये काम नहीं है। जिसका ये काम है वो इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन पहले दिन से कह रहा है कि ये प्लीज ना करें, ये नहीं पॉसिबल होगा हमारे लिए। उनको आप इग्नोर कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि चंद माह का मौजूदा हुकूमत के वज़रा, उस वक्त वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब थे, उन्होंने कहा कि मैंने बड़ा कमाल, कोई मैं जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए है और मैंने कमाल चीज इजाद कर दी है। और वो कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन कौन होता है, उसका रोल क्या है, उसका इख्तियार, हम उसका काम तो सिर्फ इलेक्शन कंडक्ट कराना है, हम रूल बनाएंगे, जैसे बनाएंगे उसके तहत इलेक्शन कराए जाएंगे। वो बाबा ऐसे नहीं होता। इलेक्शन कमीशन की ये एक्सपर्टी है, वो दुनिया भर में होने वाले इलेक्शंस को भी देखते हैं, पाकिस्तान के इलेक्शन कंडक्ट कराते हैं, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं,
दुनिया के तजर्बों से सीखते हैं। उसके बाद फिर जब ये भी आया तो गवर्नमेंट का अपना एक मसला ये है कि ये जितने उतावलेपन में होते हैं, अगर कोई नेक काम भी इनके साथ इनसे होने वाला हो तो वो भी खराब कर ले। इलेक्शन शफाफ कराने के लिए इंश्योर करना पड़ेगा, और उसमें एक काम है बैलेट, और वो बैलेट भी इनका गलत तस्वर है, उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन की तसल्ली होना बहुत जरूरी है। तो काजी साहब, ज़ाहिर है अब इलेक्शन में वक्त भी बहुत ज़्यादा नहीं बचा। अभी 2 साल है, हुकूमत की इस वक्त पूरी तवज्जो ईवीएम पर ही है। अब ये जिस प्री पोल रिगिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर इस तरफ हुकूमत ने तवज्जो नहीं दी या इलेक्शन कमीशन में ओवरऑल एज इदारा जो खामियाँ हैं उन खामियों को दूर करने की खुद इलेक्शन कमीशन ने और हुकूमत ने कोशिश नहीं की, तो अगले इंतखाबात का माहौल भी 2013 जैसा 18 जैसा होगा। जिस तरह 13 में जरदारी साहब ने कहा आरूस के इलेक्शन है, 18 में फिर धांधली के इल्ज़ामात लगे अपोजिशन जमातों की जानिब से, तो ये 2023 में भी इलेक्शंस के बाद फिर यही माहौल नजर आएगा हमें। देखिए, फ्लॉलेस इलेक्शन तो अमेरिका के इलेक्शन नहीं होते, लेकिन हमारे मुल्क में इलेक्शन की धांधली का सिर्फ इलेक्टोरल इलेक्शन वाले दिन बैलेट के ऊपर धांधली का शोर ज्यादा नहीं होता। इस पूरे इलेक्शन में क्या कहा गया? क्या ये कहा गया कि जी बैलेट पेपर छीन लिए गए? हाँ, ये काम हुआ, एक हफ्ता तक हुआ। इस पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस पे जो बहस है, जो लड़ाई है, जो इस वक्त मुतालबा है अपोजिशन का, वो ये है कि प्री पोल रिगिंग हुई, लोगों की वफादारियां तब्दील कराई गई, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया गया, सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया गया। बहुत सारे सवालात हैं जो बैलेट पेपर से हटके हैं। उसमें बैलेट पेपर तो कहीं कहीं इस्तेमाल हुआ होगा, जहां पे ये भी बात दुरुस्त है कि बहुत सारी जगहों पे वोट दिए जाते थे। तो इस हुकूमत ने सारी चीजों को एक तरफ रखते हुए सिर्फ एक काम पे आके फोकस कर लिया कि जी बस जैसे ये हो गया तो बस दुनिया में सब मामला हल हो जाएगा। आप अमेरिका का इलेक्शन देखें, क्या उस इलेक्शन के ऊपर अमेरिकन सदर ट्रंप ने उस पर एतराज नहीं कर दिया? वहां तो ईवीएम का इस्तेमाल होता है, और सिर्फ ईवीएम नहीं होता, वो पूरी एक रियासती मशीनरी होती है। लोगों की एक जिम्मेदारी का लोगों को एहसास होता है, अपने हकूक की अवेयरनेस होती है, और उसके साथ भी शफाफ इलेक्शन का वहां पे भी इतराज उठ जाते हैं। तो ये कहना कि जी इससे सब कुछ शफाफ हो जाएगा और ये कोई बड़ा कमाल हमने कर दिया है और हमने कोई चीज नई इन्वेंट कर ली है, यानी इनके पास सबसे बड़ा मसला है, इनकी आज तक जितनी पॉलिसीज है, ये कोई एक चीज नई इन्वेंट नहीं कर सके। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को एहसास प्रोग्राम बना लेंगे, ये हमारे वसीला सेहत को सेहत इंसाफ कार्ड बना लेंगे, ये नाम बदलने के बादशाह हो सकते हैं। ये मियां नवाज शरीफ के दौर की शुरू की ये मोटरवे के ऊपर अपनी तख्ती लगा के कहते हैं मोटरवे के जाल बिछा देंगे, ये वो। और काजी साहब, ये वफादारियां तब्दील करने का जो नुक्ता आप उठा रहे हैं ज़ाहिर है ये बड़ा अहम है, लेकिन जिस जमात को इसका फ़ायदा होता है वो जमात क्यों इस मसले को हल करना चाहेगी या इस निज़ाम को दुरुस्त करना चाहेगी? यही तो हम कह रहे हैं जी, आपने तो मेरे मसला ही हल कर दिया। ठीक है ना, मैं से मुराद पीपल्स पार्टी, मैं तो हमेशा ऑड्स के खिलाफ इलेक्शन लड़ता हूँ। मेरे तो हमेशा लोग तोड़े जाते हैं, मेरे तो वफादारियां तब्दील कराई जाती है, पैट्रियट बनाए जाते हैं, इधर से उधर लोगों को तब्दील कराया जाता है। मेरे खिलाफ तो मीडिया कैंपेन होती है, मेरे खिलाफ तो पूरा ट्रायल होता है। इसके बावजूद बहुत सारी जमातें इस मुल्क के अंदर हैं जो बिकॉज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जीती है, जिस तरह आज की हुकूमत भी है, और हम इन स्पाइट ऑफ देम होते हैं, इसलिए कि हम तो सिर्फ आवाम के सहारे चलने वाले हैं। ये बात दुरुस्त है कि ईवीएम का या पहली बात तो ये कि इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के इनको चाहिए था पहले कि ये कोई कम्युनलिटीज देख लेते। ओ भाई, आप कहां से आ गए हो अक्लमंद दुनिया के सबसे बड़े, जिस इदारे का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है, आप उसको एक तरफ रख के सिर्फ अपनी मर्जी के लोगों से आप नशीने बना के कह रहे हो इलेक्शन करवा देंगे। बहुत सारे लोग इलेक्शन से पहले भी तो हवाओं का रुख देख के अपनी वफादारियां खुद से भी तब्दील कर लेते हैं ना। जैसे बिलावल साहब अभी पंजाब में, और अभी वो दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। तो जिस पार्टी जो हवा के रुख पर ऊपर जा रही होती है, बहुत सारे लोग उसमें भी शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं और हम उनको भी फिर उसी ज़मरे में लेते हैं कि ये वफादारियां तब्दील इनकी करवा दी गई हैं, किसी प्रेशर के तहत इनको शामिल किया गया। ऐसा पहली बात तो ऐसा नहीं होता। आज इलेक्शन तो नहीं है ना, हम तो आज कह रहे हैं, आज लोगों में ज्वाइन कर रहे हैं, किसी इलेक्शन की कोई फजा नहीं है। और जब लोगों की वफादारियां तब्दील कराई जाती हैं, जब पैट्रियट बनाए जाते हैं, जब अलायंसेस क्रिएट किए जाते हैं, तो सारा जग जानता है, आपको पता होता है, मुझे पता होता है, रोजे रोशन की तरह खुला होता है। हम आंखें बंद करके कह रहे होते हैं कि लोगों को पता नहीं, हमें शक होता है।
लेकिन लोगों को सब जान को पता होता है कि कौन किस कहने पे गया हुआ स्थान है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि अगर इन्होंने इलेक्शन प्रोसेस को फेयर करने की एक सही करनी है, पहलू ही ठीक करना है, तो ये भी अच्छा अमल है। लेकिन उसके लिए कंसेंसस होना चाहिए, उसके लिए इत्तेफाक राय होना चाहिए, और उसके लिए इनको सही तरीका आता ही नहीं है। करें क्या? इन्होंने कुछ काम किया हो, इनको चाहिए था पहले ये प्रोसेस शुरू करने से पहले ये अपनी टीम बना के इलेक्शन कमीशन को बुलाते हैं, बैठ के उनसे बात करते हैं कि भाई इसको फेयर करने के लिए क्या तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को अगर इस्तेमाल किया जाए तो कैसे किया जाए। तो उनके साथ बैठ के मुफाहमत और मुशावरत से फिर इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाती, फिर इसमें बाकी लोग आते, और तब जाके कहीं आप इलेक्टोरल प्रोसेस का ये हिस्सा ठीक कर पाते। आपने उसको एक तरफ फेंक दिया और ये खुद ही दानिशमंद आके बैठ गए, अब भुगते इसको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर ज़मान कायर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे और कहा कि ये तजुर्बा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का हुकूमत इसको करने की कोशिश कर रही है और ये काम अगर हुकूमत ने करना था तो भरपूर तैयारी के साथ और बहुत पहले इसको शुरू किया जाना चाहिए था। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो सिंध और ख़ास तौर पर कराची में जराइम की जो शरह है उसमें ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है। क्या फैक्ट्स और फिगर्स हैं आपसे शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची में दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग थमने के बाद शहरियों ने एक लंबे अरसे बाद सुकून का सांस लिया था। शहर की रौनकें बहाल हुई ही थीं कि स्ट्रीट क्राइम जैसे काबू से ही बाहर हो गया है। और इस वक्त शहर का सबसे बड़ा चैलेंज बिजली की लोड शेडिंग नहीं है, पानी की कमी नहीं है, बल्कि ये स्ट्रीट क्राइम है जिसकी वारदातें इतनी बढ़ रही हैं कि अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ती जा रही हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स कराची के शहरियों की जान को आ चुके हैं। हुकूमत शहर में क्राइम कम होने का दावा कर रही है, लेकिन CPLC के आदादो शुमार कोई और ही कहानी सुना रहे हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम का ग्राफ रोज बरोज ऊपर जा रहा है। जनवरी से अब तक तकरीबन 54,000 से ज्यादा स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रिकॉर्ड की गई हैं, जो गुज़िश्ता साल के पहले 8 महीनों के मुकाबले में 35% ज्यादा हैं। CPLC हुक्काम के मुताबिक 2020 के 8 महीनों में स्ट्रीट क्राइम की 37,097 वारदातें रिकॉर्ड हुई थीं। 2021 के 8 महीनों में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में 54 अफराद को कत्ल किया गया, जबकि मज़ाहमत पर 458 अफराद जख्मी हो चुके। इसी अरसे में कराची वाले 34,181 मोटरसाइकिलों से महरूम हो गए। शहरियों की 1268 गाड़ियां भी चोरी कर ली गईं या छीन ली गईं, जबकि शहरी 14,578 मोबाइल फ़ोन से हाथ धो बैठे। ये आदादो शुमार सिर्फ स्ट्रीट क्राइम्स के हैं। घरों में डकैती, चोरियां, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और बैंक डकैती की वारदातें इसके अलावा हैं। 2020 कराची पुलिस बजट रिपोर्ट के मुताबिक कराची 87,558 पुलिस एहलकार काम कर रहे हैं, जिसमें ऑफिस वर्कर्स भी शामिल हैं और तकरीबन 10,000 पुलिस एहलकार इस वक्त VIP ड्यूटी पर अहम लोगों को सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। कराची शहर में 116 पुलिस स्टेशन और 50 पुलिस चौकियां मौजूद हैं। कराची के 2 करोड़ आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी तकरीबन 25,000 पुलिस एहलकारों पर है, जिसमें शोबा तफ्तीश के लोग भी शामिल हैं। इस हिसाब से 800 लोगों के लिए एक पुलिस एहलकार है और अगर आप इन 25,000 एहलकारों में से तफ्तीशी अमला निकाल दें तो ये तनासुब मज़ीद बढ़ जाता है। बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक 450 लोगों के लिए एक पुलिस एहलकार होना चाहिए, जो कि यहाँ बिल्कुल सूरत हाल है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। कराची में ये वारदातें क्यों बढ़ रही हैं, इनको कैसे रोका जा सकता है, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं। शोएब बर्नी, डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची, हमारे साथ बोल न्यूज़ के मौजूद हैं। शोएब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये बढ़ते हुए जराइम की असल वजह क्या है शोएब? ये पुलिस की नाअहली है, ये नफरी की कमी है, ये इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, बुनियादी वजूहात इसकी क्या हैं? जी अरबाज साहब, आपने काफ़ी जामे अपने इंट्रो में तफसीलात बताई। तमाम आदाद शुमार जो आपने बताए हैं उससे साफ ये बात वाज़ेह है कि जो कराची में जराइम को रोकने के लिए किए जाने वाले इक़दाम हैं वो नाकाफ़ी हैं। अगर इस साल 2021 की बात कर ली जाए तो जो रिपोर्टेड क्राइम जो रिपोर्ट हुए हैं 1 जनवरी से लेकर अब तक, उनकी तादाद भी 54,000 से ज़ायद हो चुकी है। यानी कि 54,000 केसेस वो हैं जिनके शहरियों ने रिपोर्ट करवाया है। अब इसमें मोबाइल फ़ोन छीनना भी है, मोटरसाइकिलें छीनना भी है, चोरी होना भी है, साथ साथ दीगर जराइम भी हैं जिसमें डकैती, लूटमार और दीगर जराइम, इसके साथ साथ गाड़ियों की चोरी और छीनने के वाक़यात भी हैं। अब अगर हम इस सूरत हाल को ले लें और जिस तरह आपने बताया कि कराची पुलिस जो है इसके 3 जोन है, ईस्ट, वेस्ट और साउथ।
तो इस वक्त हम देखते हैं तो क्योंकि तीनों ही जोन में क्राइम के वाकयात ज्यादा हैं, लेकिन आज हैरान कुन तौर पर जो वजीर आला सिंध को अमन अमान से मुताल्लिक इजलास में ब्रीफिंग दी गई है, वहां पे पुलिस अफसरान और जो दीगर मुताल्लिका महकमे थे उन्होंने सब अच्छे की रिपोर्ट दी है। अगर शहर कराची में हम बात कर रहे हैं कि रोजाना यौमिया 70 से जायद जराइम की वारदातें रिपोर्ट होती हैं, स्ट्रीट क्राइम की कई वारदातें ऐसी हैं जो रिपोर्ट नहीं होती, उनके लोगों के शहरियों के मोबाइल फोन छीन जाते हैं, वो जाके पुलिस में रिपोर्ट नहीं कराते। और वाज़ेह रहे कि आज मोबाइल फोन मोटरसाइकिल की कीमत से ज्यादा महंगा हो चुका है, जो अच्छा महंगा मोबाइल फोन है। तो ऐसी सूरत हाल में शहरी जो है वो तो कराची के अब तो कुछ शहरी ऐसे हैं जो कि 3-4 दफा डाकुओं की लूटमार का निशाना बन चुके हैं। मोबाइल फोन छीनना खवातीन से चाहे मर्द हो बहुत मामूल की बात है। आप किसी भी इलाके की बात कर ली जाए तो वहाँ पे जो चाहे पोश एरियाज हो, चाहे कराची के गरीब तबके से वाबस्ता अफराद के इलाके हों, मोबाइल फोन छीनना मामूल है। इसके साथ साथ आप देखें तो कराची में जो आजकल एक नया ट्रेंड देखने में आ रहा है, वो जब आप बैंक से कैश लेकर निकलते हैं तो उसकी लूटमार की वारदातें रोजाना होती हैं। आज भी सच्चर थाने की हुदूद में एक वारदात हुई है जिसमें कैश लेके निकलने वाले शख्स को मुसल्लह मुलजमान ने लूट लिया। अगर तो शोएब इसकी वजह क्या है? ये पुलिस की नफरी कम है, पुलिस की पेट्रोलिंग कम है, या पुलिस की इंटेंशन ही नहीं है इन लोगों को पकड़ना, या पुलिस मुकाबला ही नहीं करना चाहती इस तरह के मुजरिमान से? नहीं, पुलिस देखिए मुकाबला बिल्कुल करना चाहती है, लेकिन पुलिस अपने वो जो कहते हैं कि वो अपने आर्गूमेंट देते हैं कि हमारे पास नफरी की कमी है, हमारे पास पुलिस मोबाइलों में पेट्रोल और डीजल डालने के पैसे नहीं है, तो हम फिर मोबाइल चलाएं, 8 घंटे की पेट्रोलिंग किस तरह से करें। पुलिस की जो ड्यूटी होती है वो रात के 8 से सुबह 8 और सुबह 8 से रात 8। आप मुझे बताएं, ह्यूमनली अगर कोई पुलिस वाला रोड पे खड़ा हुआ है तो वो 12 घंटे कैसे ड्यूटी कर सकता है? अगर कोई इन्वेस्टिगेशन वाला है वो 12 घंटे तफ्तीश कैसे कर, वो भी इंसान है, तो कम से कम उनको कोई रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। इसी तरह ट्रैफिक पुलिस वाले हैं तो वो बेचारे सड़क पे खड़े होकर कहते हैं कि हमारे पास नफरी की कमी, लेकिन हम तो इसका मतलब फिर ये सिंध हुकूमत की गफलत है, फिर ये कि पुलिस की वो नफरी ज़ाहिर है उतनी भर्ती नहीं कर रही। ये भर्ती करने का क्या क्राइटेरिया होता है, क्यों भर्ती नहीं किया जा रहा? 10,000 पुलिस एहलकारों को VIP ड्यूटी पर लगाया हुआ है, तो शहर के लिए तो वैसे ही बड़े कम हो गए एहलकार। 800 लोगों की हिफाजत पर एक एहलकार मौजूद है और उसके पास भी फिर जदीद असला नहीं होता, उसकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होती, तो फिर ये हुकूमत की गफलत है। अरबाब साहब, आप भी कराची में रहते हैं, मैं भी कराची में रहता हूँ। ऐसी सूरत हाल में कराची में 100 से ज्यादा जो पुलिस स्टेशन हैं, वहाँ पे लोकल कराची के रहने वाले कितने SHOs आपको दिखाई दिए? कराची में 20% SHOs भी नहीं है जो कि कराची शहर के रेजिडेंट हो और वो कराची शहर के मुताल्लिका थानों में ड्यूटी कर रहे हो। कराची के जो जितने भी हम देखते हैं कि 80% से ज्यादा SHOs का ताल्लुक कराची से नहीं है। जब तक उस इलाके का मुकामी SHO नहीं होगा उसको परवाह नहीं होगी। यहाँ तो SHO की सीट बिकती है, पैसे दे के बोली लगती है कि इस थाने का SHO 60 लाख रुपए का टेंडर देकर आया है, तो जब वो 60 लाख रुपए का टेंडर देकर आएगा तो फिर वो 1 करोड़ रुपए कमाएगा भी, उसको अपनी पैसा खर्च के लिए इनकम भी बराबर करनी है और आगे के लिए भी रखनी है कि दोबारा अगर किसी थाने में तैनात होना है तो फिर उसको पैसे देने पड़ेंगे। जब ऐसी सूरत हाल होगी तो शहरी लुटते रहेंगे, डकैतों के निशाने पे रहेंगे। तो शोएब, कराची में ये मकामी थानों में मकामी लोगों को नहीं तैनात किया जा रहा है SHO को, तो फिर ये मकामी लोग क्या पुलिस में भर्ती नहीं किए जा रहे, या फिर इनकी तैनाती अंदरूनी सिंध या दूसरे सूबों में की जा रही है कहीं और? देखें, अगर एक थाने की मॉडल हम बात कर ले कि अगर एक थाने में 70 पुलिस एहलकार हैं तो उन 70 में से 10 पुलिस एहलकार भी कराची के नहीं होते। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि जो पुलिस का जो थाना चल रहा है उसमें मुकामी शहरी जो कराची के लोग हैं उनकी तादाद बहुत कम है। यानी कि अगर आप 10% उनकी तादाद ले लें तो 90% लोग तो वो हैं जिनका कराची से ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो क्योंकि उस थाने में तैनात हैं, वो वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं और फिर उनका इंटरेस्ट उस तरह से नहीं रहता। दुनिया भर में चाहे मॉडर्न कंट्रीज की बात कर ली जाए, लोकल पुलिसिंग की बात की जाती है, यानी जिस शहर का बाशिंदा हो, जिस शहर का वो शहरी हो, वही उसी शहर का पुलिस अफसर हो। कराची के तो पुलिस चीफ भी जो है वो कराची के शहरी नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में कराची में अमन व अमान की सूरत हाल कैसे बेहतर होगी? कराची में ये भी एक मसला है कि यहाँ जब तक लोकल पुलिसिंग नहीं होगी, कराची के लोगों को पुलिस में नौकरियां नहीं दी जाएंगी, उस वक्त तक कराची के क्राइम को कंट्रोल करने के लिए उनके अंदर वो जज्बा नहीं होगा जो कि उस शहर के या उस इलाके के
रहने वाले के अंदर होता है। किसी भी इलाके में अगर थाने में कोई मसला होगा और वो उसी थाने का SHO होगा और उसी थाने की नफरी होगी, तो वो यकीनी तौर पे अपने इलाके के लोगों को देखते हुए अच्छा शुभ, ये इन 8 महीनों में जो 54,000 के करीब वारदातें हुई हैं, ज़ाहिर 3-4 साल पहले तक सियासी जमातों के अस्करी विंग्स होते थे, उसमें तमाम ही सियासी जमातें शामिल थीं, ज़ाहिर उन पर इल्ज़ामात लगते थे, मुख्तलिफ इलाकों में उनके होल्ड होते थे। अब ये 54,000 वारदातें करने वाले कौन लोग हैं? ये इंडिविजुअल बेसिस पे हो रही हैं या अभी भी कहीं चोरी छुपे सियासी जमातों के अस्करी विंग्स चल रहे हैं और फिर ज़ाहिर सियासी सरपरस्ती उन्हें हासिल होती है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती? देखिए, स्ट्रीट क्राइम की जो वारदात है वो तो बहुत सारे बगैर गैंग्स के भी हो रही है। मतलब किसी को छोटी सी वारदात करता है, वो खामोशी से मोबाइल फोन छीनता है, कहीं पे ले जाके उसको बेचता है और वो अपने पैसे जनरेट कर लेता है। लेकिन जो कराची से गाड़ी चोरी होके जाती है वो अंदरूने सिंध, अंदरूने बलूचिस्तान जाती है और उसके मुनज़्ज़म गिरोह है और सबको पता है कि वो गाड़ी चोरी होके किन रस्तों से जाती है, कराची के कौन से रास्ते हैं जहां से गाड़ी निकलती है तो बलूचिस्तान या अंदरूने सिंध चोरी होके जाती है। ये जो एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल है उनको भी पता है और कराची के जो दीगर इदारे हैं उनको भी पता है। इसी तरह जो मंशियात की स्मगलिंग होती है, जो मंशियात कराची में लाई जाती है, उसके रास्ते भी तमाम इदारों को पता है कि वो कौन से जरिए हैं जनाब। क्राइम कंट्रोल सरकारी सतह पर जो ये CCTV कैमरास लगाए गए थे, सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू होना था, वो उसकी क्या सूरत हाल है? उसकी मॉनिटरिंग किस हद तक फाल है? देखिए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट तो कराची के लिए ख्वाब ही बन के रह गया है और ये ख्वाब जब तक पूरा नहीं होगा, कराची में मेट्रोपॉलिटन सिटी जिस तरह बड़ा शहर है उसको आप काबू नहीं कर सकते। कराची दुनिया के कई ममालिक से बड़ा शहर है। ऐसी सूरत हाल में आप बगैर कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के कराची के क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप हर गली में पुलिस एहलकार नहीं खड़ा कर सकते, आप हर गली में सिक्योरिटी विजिलेंस नहीं कर सकते, लेकिन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कैमरास के जरिए से आप कराची के क्राइम को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वो कब से जेर इल्तवा है, मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। जो प्रोसीजर है उसके डिले होती जा रही है, उसका खर्चा बढ़ता जा रहा है, उसमें कई दफा ऑर्डर्स होते हैं, टेंडर्स होते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं होता। जब कोई बड़ा इवेंट आता है तो उस वक्त कुछ कैमरास को फाल किया जाता है, उनसे मॉनिटरिंग की जाती है। वो इवेंट गुजरने के बाद वो कैमरास भी खराब हो जाते हैं और फिर वो भी काम नहीं करते। अगर अभी भी कराची में 100% जो कैमरास फिटे हैं, अगर उनको इस्तेमाल किया जाए तो काफी जराइम पेशा नासिर की निशानदेही हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब बरनी, डिप्टी ब्यूरो चीफ कराची, मसाद मौजूद थे और जो सूरत हाल इस वक्त स्ट्रीट क्राइम्स को लेकर ख़राब है उससे मुतालिक डिटेल्स बता रहे थे। और गुफ्तगू से ऐसे लगता है कि हुकूमत की इंटेंशन ही नहीं है। अगर हुकूमत सिंध चाहे कि ये स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें कम हों, पुलिस के महकमे को सपोर्ट किया जाए, उन्हें फैसिलिटेट किया जाए, तो यकीनी तौर पर किसी हद तक इस पर काबू पाया जा सकता है। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।